ना रोकना मुझे, ना टोकना मुझे, ना रोकना मुझे, ना टोकना मुझे, मंजिल की चाह में है झोंकना मुझे, मेरे सफर का हम सफर अब मेरे साथ है, निकल गया बिन देखे दिन क्या रात है, दिन क्या रात है, जिंदगी है, उड़ने का ख्वाब है, ख्वाब है, जिंदगी है, उड़ने का ख्वाब है, ख्वाब है, उड़ने का ख्वाब है, ख्वाब है, उड़ने का ख्वाब है। सिलेक्शन मतलब करियर विल, उड़ने का ख्वाब है। अभी डाउनलोड करें करियर विल ऐप। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का जी। क्लास लाइव हो चुकी है और वक्त तो चला है 12 बजकर ठीक अब 47 मिनट। तारीख आप जानते हैं, आज 4 अगस्त 2021 है, बुधवार का दिन। असीम, निखिल, मनीष, शीला, रेशु, अपरमिता, नागेंद्र, शुभंकिता, स्नेहा, रौनक, रत्नेश, देवेंद्र, नंदलाल, शांतनु, राजेश, मुकेश, आदित्य, हेमंत, शांतनु, विकेश, अंगद। एक नाम और ले लेते हैं, सुप्रिया और प्रिया। सुप्रिया अलग है और प्रिया अलग है। चलिए आ जाइए सारे के सारे लोग, आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा था, कल हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ा था, और आज हमें शुरू करना है पोस्ट गुप्ता पीरियड या गुप्तोत्तर काल, है ना। आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया, या प्राचीन भारत। हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत, और आप जानते हैं कि एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में ही आज हम बात करेंगे अबाउट पोस्ट गुप्ता पीरियड या गुप्तोत्तर काल के बारे में। पोस्ट गुप्ता पीरियड या गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल में हम बात करेंगे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के बारे में, जो कौन कहलाता है। हेडिंग डाल लीजिए, हर्षवर्धन। हेडिंग डालिए, हर्षवर्धन, जिसका शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा। 606 से लेकर 647 तक शासन रहा हर्षवर्धन का। और ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन ही, इसी को कहा जाता है लास्ट हिंदू सम्राट
ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। लास्ट हिंदू सम्राट ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। अंतिम हिंदू सम्राट इसलिए क्योंकि जो आर्यवर्त क्षेत्र था, उस पूरे के पूरे आर्यवर्त क्षेत्र पर अधिकार करने वाला जो आखिरी शासक हुआ हिंदुस्तान में, वो हर्षवर्धन था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर्षवर्धन का पतन होने के बाद विभाजन का काल शुरू हुआ और उसमें हमारा जो देश था वो कई छोटी छोटी डायनेस्टीज और कई छोटे छोटे राजवंशों में बट गया, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। और उसके बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो पूरे के पूरे भूभाग पर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के एरिया पर अधिकार कर सके। इसीलिए भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे माना जाता है? हर्षवर्धन को माना जाता है। हेमू नहीं है सर। अच्छा जी, हेमू कहां का शासक था ये भी बता दो जरा। हेमू कैसे हो जाएगा ये भी बता दीजिए। आप भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हेमू को कैसे कह देंगे? हेमू ने तो केवल दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया था। वो तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक है। उसको भारत का सम्राट कब बताया मैंने? अपने मन से कुछ भी मान लेंगे क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहलाता है हर्षवर्धन। और आप जानते हैं ये किस वंश का शासक था? ही वॉज द रूलर ऑफ, लिख लीजिए, पुष्यभूति डायनेस्टी। ये पुष्यभूति वंश का शासक था। और ध्यान रखेंगे, पुष्यभूति वंश की राजधानी हुआ करती थी थानेश्वर। वही थानेश्वर जो आज थानेसर कहलाता है। कहां पर? हरियाणा में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। लेकिन ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में पुष्यभूति वंश की दूसरी राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज को बनाया था। तो कन्नौज कहलाती है पुष्यभूति वंश की दूसरी राजधानी। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। इसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और ध्यान रखेंगे इसकी माता का नाम था यशोमती। इसका एक बड़ा भाई था। हिज एल्डर ब्रदर वॉज राज्यवर्धन।
इसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था राज्यवर्धन, और ध्यान रखेंगे इसकी एक बहन थी जिसका नाम था राज्यश्री। लेकिन ध्यान रखेंगे 605 ईस्वी में 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन यानी कि हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद, मरने के बाद 605 ईस्वी में ही थानेश्वर का अगला शासक हर्षवर्धन का बड़ा भाई बना जिसका नाम था राज्यवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन मर चुका था, 605 ईस्वी की बात है। थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का शासक बन चुका था राज्यवर्धन, जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था। ठीक है। और जो इनकी बहन थी राज्यश्री, भाई ये कहां रहा करती थी? कन्नौज में, क्योंकि उस समय कन्नौज में एक डायनेस्टी चल रही थी जो कहलाती थी मौखरी डायनेस्टी या मौखरी वंश। और इसी मौखरी वंश में एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था गृहिवर्मन। और इसी गृहिवर्मन की ही पत्नी हुआ करती थी राज्यश्री। तो ध्यान रखेंगे ये राज्यश्री का पति था। लेकिन परेशानी ही एक थी। वो परेशानी एक ये थी कि जिस समय कन्नौज में मौखरी वंश में शासन कर रहा था गृहिवर्मन और अपनी पत्नी राज्यश्री के साथ शासन कर रहा था, तो वहीं उत्तर भारत में थानेश्वर में शासन कर रहा था राज्यवर्धन, जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था। इन्हीं दोनों के समकालीन या कंटेम्परेरी मालवा का शासक हुआ करता था देवगुप्त, और बंगाल का शासक हुआ करता था शशांक। और ध्यान रखेंगे जो बंगाल का शासक शशांक था, ये शशांक ही क्या करता था भाई? राज्यश्री से प्रेम किया करता था और राज्यश्री से विवाह करना चाहता था। इसीलिए शशांक ने क्या किया भाई? बंगाल का शशांक और मालवा के देवगुप्त दोनों आपस में मित्र हुआ करते थे। दोनों ने मिलकर एक साजिश रची, एक स्ट्रेटेजी बनाई, और दोनों ने, देवगुप्त और शशांक दोनों ने मिलकर कन्नौज पर अटैक कर दिया। और जब कन्नौज पर अटैक किया तो कन्नौज पर अटैक करके गृहिवर्मन की हत्या कर दी, और गृहिवर्मन की हत्या करके गृहिवर्मन की पत्नी राज्यश्री को अपने साथ अगवा करके ले गया बंगाल शशांक। और जब ऐसा हुआ, और जब इस बात का पता थानेश्वर में चला राज्यवर्धन को, तो राज्यवर्धन अपनी सेना लेकर गया। पहले राज्यवर्धन की लड़ाई देवगुप्त से हुई जो मालवा का शासक था, जिसमें राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित करके उसकी हत्या कर दी, उसको मार डाला। लेकिन ये जो राज्यवर्धन था ये पराजित हुआ किससे? शशांक से, और शशांक ने राज्यवर्धन को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। और जैसे ही राज्यवर्धन की हत्या हुई तो उस समय हर्षवर्धन, जो कि मात्र 16 साल का था, मात्र 16 वर्ष का था, तो ध्यान रखेंगे मात्र 16 वर्ष की आयु में ही 606 ईस्वी में थानेश्वर में या फिर पुष्यभूति वंश के सिंहासन पर बैठा हर्षवर्धन 606 ईस्वी में। और जब सिंहासन पर बैठा तो ध्यान रखेंगे इसी ने चलवाया हर्ष संवत। इसी के द्वारा चलवाया गया हर्ष संवत।
तो 606 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा हर्षवर्धन, और हम सब जानते हैं हर्षवर्धन ही क्या कहलाता है? ही टुक द टाइटल ऑफ शीलादित्य। इसकी उपाधि कहलाती है शीलादित्य। इसे शीलादित्य भी कहा जाता है, हर्षवर्धन शीलादित्य। जब हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा तो इसी हर्षवर्धन ने जाकर लड़ाई की शशांक से और शशांक को पराजित करके उसकी हत्या की और अपनी बहन राज्यश्री को फिर से बसाया। कहां पर? कन्नौज में। और ताकि वो कन्नौज के प्रशासन पर भी नियंत्रण रख सके, कंट्रोल रख सके, इसीलिए इसने अपनी दूसरी राजधानी ही किसको बना लिया? कन्नौज को बना लिया। और आप जानते हैं हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी और इसकी दूसरी राजधानी थी, वो क्या बनी? कन्नौज बनी। हर्षवर्धन के ही शासनकाल में, इन हिज रूलिंग पीरियड इन 629, 629 ईस्वी में अ फेमस चाइनीज ट्रेवलर, वैनसांग अराइव्ड इन इंडिया। एक प्रसिद्ध चीनी यात्री इसी के शासनकाल में 629 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसांग भारत आया। और हम सब जानते हैं ये एक चीनी यात्री था, एक चाइनीज ट्रैवलर था, और इसी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था सीयू की। इसी के द्वारा लिखी गई थी सीयू की नामक पुस्तक। और ध्यान रखेंगे 629 ईस्वी में आया था ये, और 629 से लेके 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा। हुएनसांग के द्वारा ही एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था सीयू की। ये लगभग 16 वर्ष तक, लगभग 16 साल तक भारत में रहा। और ध्यान रखेंगे हुएनसांग ने ही हर्षवर्धन को क्या कहा? साहित्यकार शासक। भाई क्योंकि हम सब जानते हैं हर्षवर्धन एक साहित्यकार भी था, और हम ऑलरेडी लिख चुके हैं हर्षवर्धन ने ही नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसी रचनाओं या पुस्तकों की रचना की थी। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसके अलावा ध्यान रखेंगे हुएनसांग ने सीयू की नामक पुस्तक में ही ये डिस्क्राइब किया है और बताया है कि जब ये भारत आया था तो उस समय बुद्धिज्म में या बौद्ध धर्म में 18 कम्युनिटीज हुआ करती थी, या 18 समुदायों में विभाजित था बौद्ध धर्म। इसी ने अपने वृत्तांत में भारत के कृषकों को शूद्र बताया है। और ध्यान रखेंगे इसी ने अपनी पुस्तक में कहा है कि जो मध्य देश था, भाई मध्य देश जो आज मध्य प्रदेश है, इसी ने मध्य देश को क्या कहा है? ब्राह्मणों का देश कहा है। इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं इसने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध शिक्षा भी ग्रहण की थी।
He got Buddhist education from नालंदा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध शिक्षा भी ग्रहण की। इसके बाद ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन का ही कोर्ट पोएट या दरबारी कवि हुआ करता था बाणभट्ट। और हम सब जानते हैं बाणभट्ट के ही द्वारा लिखी गई थी दो प्रसिद्ध पुस्तकें, एक कहलाती है हर्षचरित और दूसरी जो कहलाती है कादंबरी। तो हर्षचरित और कादंबरी दोनों की रचना भी किसके द्वारा की गई थी? बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। आपसे पूछेंगे कि बताइए हर्षवर्धन को पराजित करने वाला एकमात्र शासक कौन था? लिखेंगे द ओनली रूलर हु डिफीटेड हर्षवर्धन, द ओनली रूलर हु डिफीटेड हर्षवर्धन वॉज पुलकेशिन सेकंड। एकमात्र शासक जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था वो था पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन सेकंड। और आप सब जानते हैं भाई दक्षिण भारत के चालुक्य वंश का ही शासक कौन हुआ करता था? पुलकेशिन सेकंड हुआ करता था। द ओनली रूलर हु डिफीटेड हर्षवर्धन वॉज पुलकेशिन सेकंड। हर्षवर्धन को पराजित करने वाला एकमात्र शासक पुलकेशिन द्वितीय था। Who was, लिखेंगे who was a चालुक्य रूलर ऑफ साउथ इंडिया, जो दक्षिण का एक चालुक्य शासक था। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि हर्षवर्धन के द्वारा ही 5वीं बौद्ध महासंगीति का भी आयोजन करवाया गया था, लेकिन उसके पुख्ता प्रमाण नहीं है, इसीलिए आप उसको कंसीडर नहीं करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 647 ईस्वी आते आते हर्षवर्धन भी क्या हुआ? समाप्त हुआ। हर्षवर्धन की भी मृत्यु हुई। और आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल में जो इंपॉर्टेंस अभी तक मगध की चली आ रही थी, पाटलिपुत्र की चली आ रही थी, अब वो धीरे धीरे इंपॉर्टेंस किसकी हो गई? कन्नौज की हो गई। और इसके बाद आप जानते हैं कि जो कन्नौज है, कन्नौज पर ही अधिकार करने के लिए 3 राजवंशों के शासकों के बीच एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, एक ट्रायंगुलर स्ट्रगल हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश और बंगाल का पाल वंश शामिल थे। और इन तीनों के ही बीच में ध्यान रखेंगे 7th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक लगभग 200 साल तक कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर एक संघर्ष चलता रहा, जिसे हम कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और आप जानते हैं जिसमें शामिल थे कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के शासक। लेकिन वो सारी की सारी बातें हम करेंगे किसमें? प्री मेडिवल इंडिया में, पूर्व मध्यकालीन भारत में।
लेकिन प्राचीन काल में या प्राचीन भारत में अगली बात जो हमें करनी है वो हम किसकी करेंगे? हेडिंग डाल लीजिए, संगम पीरियड। संगम काल या संगम युग या संगम लिटरेचर, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है। हम बात करते हैं संगम काल या संगम पीरियड के बारे में। भाई आप सब जानते हैं कि दक्षिण भारत में जो तमिल क्षेत्र है, तो वहीं पर तमिल लिटरेचर की कुछ क्या हुई है, महासंगीतियां हुई हैं या कुछ संगम हुए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संगम पीरियड कहते हैं या संगम काल कहते हैं। और ध्यान रखेंगे 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी ईडी तक, यानी कि ईसा के जन्म से 3री शताब्दी पहले से लेकर ईसा के जन्म से 3री शताब्दी पहले से लेकर 3री शताब्दी तक हम पढ़ते हैं संगम पीरियड के बारे में। लिखेंगे सबसे पहले, दिस इज द पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया। दिस इज द पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया इन विच तमिल लिटरेचर वॉज स्क्रिप्टेड, in which Tamil literature was scripted by the various Tamil poets. This is the period of ancient India in which Tamil literature was scripted by the various Tamil poets in South India. तो लिखेंगे ये प्राचीन भारत का वो काल है, ये प्राचीन भारत का वो काल है जिसमें विभिन्न तमिल कवियों के द्वारा, ये प्राचीन भारत का वो काल है जिसमें तमिल कवियों के द्वारा तमिल साहित्य को लिपिबद्ध किया गया था। जिसमें विभिन्न तमिल कवियों के द्वारा तमिल साहित्य को लिपिबद्ध किया गया था। लिपिबद्ध करने का मतलब है तमिल लिटरेचर लिखा गया था। लिखेंगे 3 councils were organized in that period। लिखेंगे इस काल में 3 महासंगीतियों का आयोजन करवाया गया था। 3 councils were organized in that period। इस काल में 3 महासंगीतियों का आयोजन करवाया गया था और इन्हीं को क्या कहा गया है? संगम कहा गया है। और इन्हीं को क्या कहा गया है? संगम कहा गया है। और ध्यान रखेंगे किन शासकों के संरक्षण में इन महासंगीतियों का आयोजन करवाया गया था? तो ध्यान रखेंगे पांड्य रूलर्स या पांड्य शासक। तो पांड्य शासकों के ही संरक्षण में ये तमिल संगम करवाए गए थे, जिनकी संख्या 3 है। और बेसिकली ये जो पांड्य राजा हुआ करते थे, ये किस क्षेत्र में थे? जो आज तमिल क्षेत्र है, जो तमिल एरिया है,
वही इनका क्या हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे जो पांड्य शासक थे, इनका जो राजकीय चिन्ह हुआ करता था वो एक फिश या मछली हुआ करते थे। और यदि हम इन पांड्य रूलर्स के एक क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक, उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक का ही जो क्षेत्र है वही इन शासकों का एम्पायर हुआ करता था, जो आज बेसिकली तमिलनाडु क्षेत्र है। और हम सब जानते हैं देयर कैपिटल was मदुरई, और इनकी जो राजधानी थी वो हुआ करती थी मदुरई। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट संगम, फर्स्ट संगम या प्रथम संगम। ध्यान रखेंगे इसका आयोजन मदुरई में हुआ, इसका आयोजन मदुरई में हुआ। और किस डायनेस्टी के द्वारा, तो अभी अभी मैंने आपको बताया पांड्य डायनेस्टी या पांड्य राजवंश के द्वारा। इसका आयोजन पांड्य वंश या पांड्य डायनेस्टी के ही राजाओं के द्वारा करवाया गया था। और ध्यान रखेंगे द चेयरमैन ऑफ दैट संगम, और इस महासंगीति की जो अध्यक्षता थी या जो इसके चेयरमैन थे वो हुआ करते थे, लिखेंगे अगत्यार, अगत्यार ऋषि, जिन्हें आप कॉमनली अगस्त्य ऋषि भी लिख सकते हैं। अगत्यार ऋषि या अगस्त ऋषि ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस संगम में टोटल 549 सदस्य या मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और ध्यान रखेंगे जो तमिल लिटरेचर का सबसे पहला संगम हुआ तो इसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जिसकी रचना हुई वो कहलाता है, लिखेंगे अगत्तियम। वो कहलाता है अगत्तियम। और ध्यान रखेंगे अगत्तियम की रचना अगस्त ऋषि के द्वारा ही की गई थी। नोट कीजिए संगम क्यों हुए थे। अरे भाई तमिल लिटरेचर को लिपिबद्ध लिखने के लिए, तमिल जो लिटरेचर है उसको लिखने के लिए हुए थे भाई, यही तो मैंने बताया।
इनमें तमिल लिटरेचर को लिपिबद्ध किया गया था, यानी कि लिखा गया था। नेक्स्ट, अगला लिखिए। अगला लिखिए सेकंड संगम या द्वितीय संगम। जिसका आयोजन लिखेंगे कपाटपुरम में हुआ। प्लेस वॉज कपाटपुरम। इसका आयोजन कपाटपुरम में हुआ। डायनेस्टी वंश सेम। इसका आयोजन भी पांड्य वंश के ही संरक्षण में करवाया गया। इसके बाद इसकी अध्यक्ष या इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि के द्वारा की गई, लेकिन ध्यान रखेंगे बाद में इन्हीं के शिष्य के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, जिसका नाम था तोल कपियार। जिसका नाम था तोल कपियार। इन दैट संगम टोटल 49 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड। अब ये जो 49 मेंबर्स मैं कह रहा हूं, ये बेसिकली क्या थे? तमिल कवि थे, तमिल पोइट्स थे। और ध्यान रखेंगे प्रसिद्ध ग्रंथ, फेमस टेक्स्ट या प्रसिद्ध ग्रंथ जिसकी रचना दूसरे संगम में हुई वो थी तोल कपियम। वो थी तोल कपियम, जिसकी रचना, ध्यान रखेंगे, तोल कपियार के द्वारा की गई थी। और हम सब जानते हैं तोल कपियम ही क्या कहलाती है? यही कहलाता है तमिल व्याकरण ग्रंथ। इसी को तमिल व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है। नोट कीजिए। इसके बाद लिखिए थर्ड संगम या तृतीय संगम, जिसका आयोजन
लिखेंगे उत्तरी मदुरई में करवाया गया। इसका आयोजन उत्तरी मदुरई में हुआ। ये भी पांड्य वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया। और ध्यान रखेंगे इसकी अध्यक्षता की गई नक्कीरर के द्वारा। इसकी अध्यक्षता की नक्कीरर के द्वारा की गई। इसमें भी टोटल 49 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड। इसमें भी 49 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया। और ध्यान रखेंगे वो प्रसिद्ध ग्रंथ जिनकी रचना तीसरे संगम में हुई, वो कौन कौन से ग्रंथ थे? सबसे पहला याद रखेंगे पत्तू पातू। सबसे पहला लिखेंगे पत्तू पातू। दूसरा लिखेंगे इत्तू तो गई। दूसरा नाम लिखेंगे इत्तू तो गई। और एक याद रखेंगे पदिनेन की लकड़क्कू। पदिनेन की लक नक्कू। ये वो 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनकी रचना तीसरे संगम के दौरान हुई थी। और आप जानते हैं कि इन्हीं तमिल लिटरेचर्स में या इन्हीं तमिल संगमों के तहत हमें दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो तमिल लिटरेचर्स हैं यही हमें जानकारी देते हैं दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के बारे में। और हम सब जानते हैं ये राजवंश कौन कौन से कहलाते हैं? चेर, चोल और पांड्य। तो सबसे पहले लिखेंगे चेर डायनेस्टी। या चेर राजवंश, जिसे आप कह सकते हैं वर्तमान में केरल तमिलनाडु का क्षेत्र कहलाता था, या यहीं पर हुआ करती थी चेर डायनेस्टी या चेर राजवंश। लिखेंगे द फर्स्ट रूलर ऑफ चेर डायनेस्टी। इस चेर राजवंश का सबसे पहला शासक माना जाता है, लिखेंगे वॉज उदयनजेरल। चेर राजवंश का पहला शासक उदयनजेरल को माना जाता है।
और ध्यान रखेंगे ही टुक द टाइटल ऑफ, इसी के द्वारा महाभोज उदयनजेरल की उपाधि धारण की गई थी। इसी के द्वारा महाभोज उदयनजेरल की उपाधि धारण की गई थी। इसके बाद ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, जिसका नाम था, लिखेंगे नेदुन चेरल आदन। इसका उत्तराधिकारी हुआ नेदुन चेरलादन। और ध्यान रखेंगे ही टुक द टाइटल ऑफ अधिराज, इसके द्वारा अधिराज की उपाधि धारण की गई। बट द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज, लिखेंगे शेन गुट्टवन, शेन गुट्टवन चेर। इस वंश का सबसे महान शासक शेर गुट्टवन चेर हुआ। और ध्यान रखेंगे यही कहलाता है लालचेर, इसी को लालचेर भी कहा जाता है। लिखेंगे ही डिफीटेड 9 चोला रूलर्स इन द बैटल ऑफ बलीपुरम। लिखेंगे इसने बलीपुरम के युद्ध में, इसने बलीपुरम के युद्ध में 9 चोल शासकों को पराजित किया था। लिखेंगे ही हैड अ ग्रेट और अ पावरफुल नेवी, इसके पास एक बलशाली नौसेना थी। और लाल चेर के बारे में ही ऐसा कहा जाता है कि इसने उत्तरापथ अभियान पर गंगा नदी को पार किया था। मैक्सिमम आपसे पूछेंगे कि बताइए चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या हुआ करता था। तो यदि आपसे चिन्ह पूछें तो लिख लीजिएगा इनका चिन्ह हुआ करता था धनुष। नेक्स्ट अगला लिखिए चोला डायनेस्टी या
चोल राजवंश जिनका चिन्ह हुआ करता था टाइगर या बाघ। अगला लिखेंगे चोल डायनेस्टी या चोल राजवंश जिनका चिन्ह टाइगर या बाघ हुआ करता था। एंड देयर कैपिटल वॉज उरैयूर। इनकी राजधानी हुआ करती थी उरैयूर। और ध्यान रखेंगे द फर्स्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी या चोल वंश का सबसे पहला शासक हुआ, लिखेंगे उक्कप हर्रे। चोल राजवंश का सबसे पहला शासक हुआ उक्कप हर्रे इलंजीती चेन्नी। इलंजीती चेन्नी नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चोल राजवंश का सबसे पहला शासक उक्कप हर्रे इलंजीती चेन्नी हुआ जिसने उरैयूर को अपनी राजधानी बनाया। लिखेंगे ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जो इस वंश का अगला शासक बना। इसका नाम था एलारा। लिखेंगे चोल राजवंश का अगला शासक हुआ एलारा। और इसमें लिखेंगे ही वॉज द ओनली चोला रूलर हु इन्वेडेड श्रीलंका। ये एकमात्र चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इसके बाद लिखिए द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज करिकाल। इस वंश का सबसे महान शासक करिकाल हुआ। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज करिकाल। इस वंश का सबसे महान शासक करिकाल हुआ। लिखेंगे इन बैटल ऑफ वेणी या वेणी के युद्ध में। लिखेंगे इन बैटल ऑफ वेणी ही डिफीटेड 11 चेर एंड पांड्य रूलर्स। इसने वेणी के युद्ध में 11 चेर और पांड्य शासकों को पराजित किया था। इसके बाद लिखेंगे द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज शेन गणान। इस वंश का अंतिम शासक शेन गणान हुआ। लेकिन हम सब जानते हैं 9th सेंचुरी में 9वीं शताब्दी में एक बार फिर से
चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और आप जानते हैं जो विजयालय नामक शासक ने की थी, जिसे हम किस में पढ़ते हैं, प्री मेडिवल इंडिया में पढ़ते हैं, पूर्व मध्यकालीन भारत में। और ध्यान रखेंगे चोल एम्पायर के बाद नेक्स्ट होती है पांड्य डायनेस्टी या पांड्य राजवंश। पांड्य डायनेस्टी या पांड्य राजवंश इनका राजकीय चिन्ह हुआ करता था, अभी अभी आपको बताया था, मछली, फिश। इनका राज्य के चिन्ह हुआ करता था मछली। लिखेंगे द फर्स्ट रूलर ऑफ पांड्य डायनेस्टी वॉज नेडियोन। पांड्य शासकों का सबसे पहला शासक नेडियोन हुआ। और ध्यान रखेंगे नेडियोन का मतलब है लंबा आदमी। पांड्य राजवंश का सबसे पहला शासक हुआ नेडियोन। लिखेंगे इसी के शासनकाल से समुद्र की पूजा शुरू हुई। लिखेंगे इसी के शासनकाल से समुद्र की पूजा शुरू हुई। The greatest ruler of this dynasty, the greatest ruler of this dynasty was, लिखेंगे नेडुजेलियन। इस वंश का सबसे महान शासक नेडुजेलियन हुआ। और लिखेंगे he defeated 5 चेर एंड चोल रूलर्स। इसने 5 चेर और चोल शासकों को पराजित किया। और ध्यान रखेंगे द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज नलिव कोडन। इस वंश का अंतिम शासक नलिव कोडन हुआ। चलिए जी, यहां पर समाप्त होता है एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत, क्योंकि इसके आगे की जो कहानी है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ प्री मेडिवल इंडिया, उसे हम कवर करते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत में। और क्योंकि उसे हम कवर करते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत में, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे जब अगली मुलाकात हमारी होगी तो हम उसमें प्री मेडिवल इंडिया क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और फाइनली इसका मतलब
क्योंकि हम प्री मेडिवल इंडिया से शुरू करेंगे और प्री मेडिवल इंडिया से ही पढ़ना शुरू किया था किसने? हिस्ट्री स्पेशल 11 बैच ने। तो आज यहां पर हिस्ट्री स्पेशल 11 बैच क्या होता है? समाप्त होता है। तो हिस्ट्री स्पेशल 11 बैच वालों, आप लोगों की क्लासेस अब हिस्ट्री स्पेशल में नहीं लगेंगी। आपका बैच ओवर हो चुका है और कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे कहां से? प्री मेडिवल इंडिया से या पूर्व मध्यकालीन भारत से। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।